वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 2। अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक, तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम समझेंगे गुड्स कितने तरह से क्लासीफाई किए गए हैं। देखो, हम निकालते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी निकालते हैं। तो जीडीपी है क्या? जीडीपी में प्रोडक्ट भी तो है। तो पहले हम ये जाने प्रोडक्ट कितने टाइप होते हैं। तो प्रोडक्ट बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। तो पहले ये जानते हैं गुड्स कितने होते हैं। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब एक फोल्ड में 2 रहेंगे। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको देखना होगा। पहला है क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, यानी कि वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होंगे। दूसरा, रेडी टू यूज बाय दियर फाइनल यूजर्स, अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज करने के लिए तैयार होंगे, यानी कि ऐसा गुड जो अपने फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी हो। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है जिसका मैं फाइनल यूजर हूँ, ये यूज करने के लिए रेडी है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि शुगर, तो शुगर एक स्वीट मेकर के लिए फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि वो उससे स्वीट्स बनाएगा। कैडबरी के लिए शुगर फाइनल गुड नहीं है। ठीक है। तीसरा, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जब कैडबरी वाला शुगर खरीद के लाता होगा, तो जितने का शुगर लाया उतने में चॉकलेट थोड़ा ना दे देता होगा, उस पर कुछ पैसा ऐड करता होगा। जैसे मान लीजिए एक कारपेंटर है, उस कारपेंटर ने लकड़ी खरीद के लाया और उससे चेयर बना दिया, तो क्या जितने का वो लकड़ी लाया था उतने का ही चेयर बेच देगा? नहीं, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। लेकिन फाइनल गुड्स में क्या होता है? फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होता है। फाइनल गुड्स का मतलब हो गया कि जो गुड्स हम लाए हैं उसमें कोई भी अब वैल्यू एडिशन नहीं होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि घर के यूज के लिए हम चेयर लाए हैं, तो चेयर क्या है? चेयर एक तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका, अब वो चेयर से कुछ और बनने वाला नहीं है। दूसरा, रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, उसके फाइनल यूजर हम हैं, वो हमारे लिए तैयार है। दूसरा, नेक्स्ट इज नो वैल्यू इज टू बी एडेड, अब उसका कोई वैल्यू एडिशन करके हम उसको फर्दर बेच नहीं रहे हैं या फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उस पर। तो ये हो गया फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स कितने तरह के होते हैं? फाइनल गुड्स हमारे 2 तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है? तो देखो ध्यान से, फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करता है, उसे कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक, जैसे आपका हो गया आइसक्रीम हो गया, जैसे आपका हो गया चॉकलेट हो गया, जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, यानी कि जो घर में कंज्यूम होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, आपका चेयर हो गया, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। दूसरा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के दौरान यूज करता है, लेकिन उनसे फर्दर प्रोडक्शन करता है, लेकिन वो चीजें एज इट इज रहती हैं, लाइक मशीन्स। तो वो क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक, अब आइए समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स नाम से क्या पता चल रहा है कि जो इंटरमीडिएट है, कि जो अभी बीच में हो। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स में क्या खासियत होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हैव नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, यानी कि जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कैडबरी जो है वो शुगर खरीदती है, तो शुगर उससे चॉकलेट बनना है, तो शुगर यहाँ पे क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। दूसरा, नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, चॉकलेट उस शुगर का फाइनल यूजर कौन है? शुगर का फाइनल यूजर कंज्यूमर है, जो चॉकलेट खाएगा तब पाएगा उस शुगर को, तो अभी वो रेडी नहीं है अपने फाइनल यूजर के लिए। तीसरा, वैल्यू टू बी एडेड। वैल्यू टू बी एडेड का मतलब कि कैडबरी जितने का शुगर लाया, जितने की सारी चीजें लाए हैं, उन पे वैल्यू एड करके तब बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कैडबरी का खर्चा आया 5,000 रुपए का, तो चॉकलेट कितने में बेचेगा? वो 10,000 में बेचेगा, 15,000 में बेचेगा, यानी कि वो वैल्यू एड करना भी बाकी है। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्वेश्चन आता है कि द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, क्या सेम गुड इंटरमीडिएट या सेम और फाइनल हो सकता है? तो बिल्कुल हम किसी गुड को इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं कह सकते हैं, ये उसके एंड यूज पर डिपेंड कर रहा है। मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ शुगर का। शुगर अगर हम हाउस होल्ड में यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि ये फाइनल गुड है, लेकिन वही शुगर अगर एक स्वीट मेकर होगा वो यूज करेगा तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करें कि उसका एंड यूज क्या है। एग्जाम्पल और समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो ब्रेड है,
ब्रेड हम हाउस होल्ड में यूज कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड है, लेकिन उसी ब्रेड का कोई दुकानदार सैंडविच बना के बेच दे रहा है तो वहां पर ब्रेड क्या हो जा रहा है, इंटरमीडिएट गुड जा रहा है। तो किसी भी गुड का एंड यूज कहाँ हो रहा है, ये इससे डिसाइड होता है कि वो गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल। अब आइए समझते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, पहले नंबर पर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्ट कंज्यूम करता है। ये होते हैं कुल मिला के 4 टाइप्स के। पहला है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर लॉन्ग टाइम के लिए खरीदता है और जिसकी वैल्यू थोड़ी हाई होती है, जैसे आपकी बाइक हो गई, जैसे कार हो गई, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे टीवी हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया। ये सब क्या आपके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो थोड़ा महंगे भी आते हैं और इनकी लाइफ 1 साल से थोड़ी ज्यादा होती है। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ लमसम 1 साल की होती है, 1 साल से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, जैसे आपके कपड़े हो गए, जैसे आपके शूज हो गए, ठीक है, आपकी क्रॉकरी आइटम्स हो गई। इनकी लाइफ बहुत लंबी भी नहीं होती है और बहुत छोटी भी नहीं होती, इनको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है आपका सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज का मतलब जो 1 एक्ट ऑफ कंजम्पशन में जो गुड्स की लाइफ खत्म हो जाती है उसे हम कहते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। तो ये सारे आपके जो कंजम्पशन वाले आइटम्स है, चाहे चॉकलेट हो गया, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब तो सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स को हम कहते हैं जो कि दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल होता है। लाइक आपका टीचर की सर्विस, लाइक आपका सीए की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर 4 तरह के कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अब आइए समझते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो प्रोड्यूसर के पास उसका फिक्स्ड एसेट्स होता है उसी को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। यानी कि जो प्रोड्यूसर के पास मशीन्स हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मशीन्स हैं, प्लांट, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स, यानी कि जिससे फर्दर प्रोडक्शन होता है। समझे एक बात? तो अब क्वेश्चन आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन्स बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये सारी कैपिटल गुड्स तो मशीन हैं बट सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन, क्योंकि हमने क्या कहा, प्लांट मशीनरी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स क्या मशीन ही है, लेकिन सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम घरों में वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो भी एक मशीन है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है, वो एक कंज्यूमर गुड है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन्स बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये आपकी हो गई सही बात, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, चैप्टर 2 से ही है। तो आज भी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि वो पॉइंट, वो कंपोनेंट्स का मतलब कि वो घटक जिनसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है। देखो गुड्स इकोनॉमी में 2 ही लोग खरीदते हैं, या तो कंज्यूमर खरीदता है या तो प्रोड्यूसर खरीदता है, ठीक है। कंज्यूमर खरीदता है तो उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर खरीदता तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गुड्स को कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में खरीदता कौन कौन है? तो पहला खरीदता है हाउस होल्ड, ठीक है। पहले नंबर पे गुड्स को कंजम्पशन के लिए कौन खरीदता है? हाउस होल्ड, यानी कि हमारा घर, हमारा परिवार। दूसरे नंबर पे गुड्स को कौन खरीदता है कंजम्पशन के लिए? गवर्नमेंट भी कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट मिड डे मील बांटती है बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो उसके लिए क्या करती है, फार्मर से वो खरीदती है ना क्रॉप्स को, ठीक है। यानी गवर्नमेंट भी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। और कुछ एनजीओ, नॉट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो बिल्कुल इसलिए काम करती हैं कि लोगों की बेनिफिट कर सके, जैसे आपके चर्च, टेम्पल्स, ठीक है, मॉस्क, ये सब क्या है, ये सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी गुड्स को फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा किए गए खर्चे को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये इकोनॉमी में एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल आएगा। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है, प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ठीक, प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द एनजीओज, ठीक है। इस तरीके से हम अगर निकालें तो ये पता चल जाता है कि इकोनॉमी में गुड्स कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन खरीदता है, ठीक। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो प्रोसेस है जिससे किसी भी फर्म का स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है।
अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब फर्म की फिक्स्ड एसेट्स और फर्म का इन्वेंट्री एसेट्स। ठीक है, फर्म के पास जो फिक्स्ड एसेट्स है लाइक मशीन है, प्लांट है, ये सब क्या उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं। और स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब है रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स और अनसोल्ड फिनिश गुड्स। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। तो इन्हीं को जब किसी भी फर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो या तो उसका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ता है या तो उसका इन्वेंट्री एसेट्स बढ़ता है या तो उसके हो सकता है दोनों एसेट्स बढ़ते हों। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपका दो हो गया, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो पहला नंबर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेस, यानी कि वो प्रोसेस जिससे प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स बढ़ता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब मान लो कि एक स्कूल के पास साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को एक स्कूल के पास 10 बस थी। अब 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च आया, मान लो 1 अप्रैल 2019 को स्कूल के पास 8 बस थी। ठीक है, और 31 मार्च 2020 को फर्म के पास 12 बसें हो गई। तो इस दौरान जो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड बसेस बढ़ी उन्हीं को हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि मान लो कि 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2020 को स्कूल के पास हो गई 12 बसेस और 1 अप्रैल 2019 को मान लेते हैं कि थी 8 बसेस। ठीक है, तो ऐसे में एक साल के दौरान बस कितने बढ़ी, 4। तो कैसे निकाला, तो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर में कितना है 12 और माइनस स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था 2019, 1 अप्रैल 2019 कितना था 8 बसेस। तो एंड में कितना था 12 और शुरुआत में कितना था 8। तो 12 में से 8 गया कितना बचा 4। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर। अब आते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल, ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स मतलब ना पूरा बना है ना अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में, आधा बन चुका है, उसको बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स। और अनसोल्ड फिनिश गुड्स। अनसोल्ड फिनिश गुड्स का क्या मतलब है कि ऐसे गुड्स जो बन तो गए लेकिन बिके नहीं है, इनके स्टॉक हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, अब किसी भी प्रोड्यूसर पे पैसा लगाने से ये इन्वेंट्री बढ़ सकती है। तो मान लो किसी फर्म के पास 1 लाख की इन्वेंट्री थी, कब 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख की इन्वेंट्री थी और 31 मार्च 2020 को फर्म के पास 2 लाख की इन्वेंट्री हो गई। तो इस दौरान कितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 लाख का। कैसे निकाला, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस तरीके से निकल जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और इस तरीके से निकल जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़कर हम निकालते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कुल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो आइए समझते हैं ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट दो तरीके का है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया। अब मान लो कि एक स्कूल ने 20 लाख की बस खरीदी और 5 लाख का चौक डस्टर ये सब खरीदा, इन्वेंट्री खरीदा। ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, 25 लाख। 20 लाख की बस खरीदी, 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, 25 लाख। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक, लेकिन अब मान लो उस 25 लाख के इन्वेस्टमेंट में से 3 लाख की बसें खराब हो चुकी हैं, तो बचा कितना, 22 लाख। तो नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने से फायदा ये होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट हमें ये बताता है कि वास्तव में प्रोडक्शन कैपेसिटी में कितनी चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस वीडियो को यही फाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।